हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 3 आया हुआ है उसका सेट नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 3 तक कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 67th बीपीएससी पीटी 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 3 आया हुआ है उसका सेट नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 3 तक पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है। अगर आंसर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बोरेक्स जो है किस धातु का अयस्क है, तो राइट आंसर सोडियम हो जाएगा। अच्छा, बोरेक्स का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4, उसके बाद O7 10H2 जो होता है बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। अच्छा, एक और अयस्क है सोडियम का जिसका नाम क्या है, तो चिली साल्ट पीटर, और इसका फॉर्मूला होता है NaNO3 चिली साल्ट पीटर का, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका वेग जो है सबसे कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए वेगों को बढ़ते क्रम में, यानी कि कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो अल्फा कण, उससे बड़ा न्यूट्रॉन, फिर उससे बड़ा प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है कि संयंता जो है यह गुण पाया जाता है, तो संयंता जो है यह द्रव और गैस दोनों में पाया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव और गैस दोनों में। जो द्रव जितना गाढ़ा होगा उसकी संयंता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। अच्छा, आरबीसी को एक और नाम से जाना जाता है। कहीं अगर आपसे दे दिया जाए ऑप्शन में कि एरिथ्रोसाइट का जीवन काल कितने दिन का होता है तो आप क्या करेंगे, बताइए। तो देखिए, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना आपको। और डब्ल्यूबीसी जो होता है इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट यहाँ मैं लिख देता हूँ, ल्यूकोसाइट के नाम से भी इसको जाना जाता है अंग्रेजी में। और जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से इसको भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब अंग्रेजी वाला नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा सी में दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसको डी से डिनोट किया जाता है, तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। अगर डायोप्टर जो है 1 दिया गया है तो निश्चित रूप से इसका फोकस दूरी भी 1 ही होगा, और यह हमेशा मीटर में होता है। इस बात को ध्यान रखना है, फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा मीटर में होता है। क्लियर। और पॉजिटिव, चूंकि यहाँ पर क्षमता, इसकी क्षमता दी गई है, तो पॉजिटिव जो होता है ये उत्तल लेंस का होता है, निगेटिव जो होता है ये अवतल लेंस का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 मीटर और उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं, तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है यह पास्कल के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सभी जो हैं पास्कल के सिद्धांत पर वर्क करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। अच्छा, अदिश राशि कौन सी होती हैं, तो वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है,
दिशा नहीं होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। तो इसमें से देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यमान। बाकी संवेग, वेग और कोणीय संवेग जो हैं ये सदिश राशियां हैं। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यहाँ पर आएंगे कि निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो फ्रेंड्स देखिए ये लगाती है परिक्रमण के कारण, ठीक है। परिक्रमण के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है, और पृथ्वी के घूर्णन या दैनिक गति के कारण जो है दिन और रात होता है। तो इन सबको याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए इसको परिक्रमण या वार्षिक गति भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए सुमेलित करना है, एक तरफ जो है आविष्कारक का नाम दिया गया है, दूसरे तरफ आविष्कार का नाम दिया गया है। देखिए मार्कोनी ने किसकी खोज किया था, तो रेडियो का खोज किया था। जेएल वेड टेलीविजन का, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का किया था, और थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन और बल्ब का इन्होंने आविष्कार किया था, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल क्रम से दिया गया है, 1 2 3 4 राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लार की प्रकृति होती है। तो देखिए पीएच स्केल पर 7 से कम जिसका भी पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक जिसका भी होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो देखिए लार की जो पीएच वैल्यू होती है ये एवरेज अगर देखा जाए तो 6.8 होता है। कहीं कहीं आपको 6.5 भी लिखा मिलेगा, तो आपको याद रखना है 6.5 से लेकर के 6.8 के बीच जो है इसका पीएच वैल्यू होता है लार का। तो अब आप बता दीजिए ये 7 से कम है यानी कि क्या है, अम्लीय है। तो अम्लीय ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, याद रखना। और देखिए लार में जो है टाइलिन, यहाँ मैं लिखता हूँ लार में टाइलिन और लाइजोजाइम नामक जो है पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ये दोनों एंजाइम का नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा जो है, ध्यान से इसको पढ़िए। देखिए हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा जो है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यह हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि केल्विन पैमाने पर जो है भाप बिंदु निम्न में से क्या होता है। अच्छा ये सूत्र आपको याद होगा, C/100 होता है, यानी कि C-0/100, और केल्विन में पूछा है तो K-223 कितना होगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और आपको भाप पता है ना कितना पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनता है। तो यहाँ सी के जगह हम क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। नीचे कुछ नहीं है, हमने काट दिया है 100 से 100 को, यहाँ पर 0 है तो 100 में से 0 घटाएगा तो 100 बच जाएगा, और K-273। चूँकि केल्विन में पूछा है तो K = अब कितना हो जाएगा, ये माइनस है इधर आ जाएगा तो प्लस 273 हो जाएगा, तो ये 100 में जुड़ जाएगा तो 373 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इसका 373 केल्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा। तो फ्रेंड्स जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं जो पोल होता है, ध्रुव होता है, उसके मध्य होगी तब ऐसा कंडीशन बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेंगे। यहाँ पर देखिए एक सर्किट दिया गया है, और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि धारा का मान। तो ये देखिए दो इसमें जो सर्किट दिए गए हैं, दो जो इसमें प्रतिरोध दिए गए हैं वो किस क्रम में है, तो दो जो है फ्रेंड्स ये आपके समानांतर क्रम में है, ठीक है, सॉरी श्रेणी क्रम में है, और एक जो है समानांतर क्रम में है। तो चूंकि सबका मान 2 है तो 2 जब श्रेणी क्रम में है तो 2 + 2 एक प्रतिरोध हम निकाल लेंगे, तो ये 4 ओम हो जाएगा, और एक समानांतर क्रम में है तो समानांतर क्रम वाला अब क्या हो जाएगा, R=1 + R1 हो जाएगा। तो यानी कि 2 है और एक तो हमने निकाल ही दिया, इक्विवेलेंट 4 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये 3/4 आ जाएगा, ठीक है, 3/4 आ जाएगा, यानी कि अब टोटल कितना आ जाएगा, उलट देंगे इसको तो 4/3 आ जाएगा ना। क्योंकि धारा का मान यहाँ पूछा गया है तो I = क्या होता है, I = होता है V/R। अच्छा V इसमें दे रखा है 2 वोल्ट, यहाँ देखिए 2 वोल्ट दे रखा है तो 2 हो जाएगा, और R कितना हमने निकाला 4/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा, 2 दूना 4 यानी कि 3/2 एम्पियर हो जाएगा, 3/2 एम्पियर हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मोमबत्ती की हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं बनेगा, तो कार्बन इन द बूम ऑफ सूट, ये बॉर्म सूट ये तो बनेगा काले के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए दांतों का जो इनेमल होता है
धातु के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति जो होती है ये क्षारीय होती है। कैसी होती है? बेसिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए कौन सा सही इसमें से है। फ्रेंड्स थोड़ा सा हम लोग जल्दी में कवर करेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और इससे आपको देखने में असुविधा भी होगी। थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे आप लोग। देखिए कौन सा सही इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा सभी धातुएं तन्य होती हैं, ऐसा नहीं है, सभी धातुएं तन्य नहीं होती हैं। जैसे कि देखिए सोडियम, पारा भी धातु है, पारा क्या तन्य होता है? नहीं होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। सभी अधातुएं तन्य होती हैं, ये तो गलत ही है। सामान्यतः धातुएं जो है तन्य होती हैं, ये वाला सही है। सामान्यतः धातुएं जो होती हैं ये डक्टाइल होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? कोशिका का निर्जीव भाग जो है यह कौन सा है? तो फ्रेंड्स देखिए राइट आंसर इसका रिक्तिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिक्तिका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाएगा? तो साइटोप्लाज्म का जो भाग नहीं माना जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नाभिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए साइटोप्लाज्म कोशिका में प्रोटीन युक्त साइटोप्लाज्म जो होता है ये कोशिका में प्रोटीन युक्त एक द्रव्य है, प्रोटीन युक्त, जिसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये सभी अंग होते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि धमनी और सीरा में रक्त का पीएच मान होता है। तो देखिए फ्रेंड्स सीरा में अधिक होता है रक्त का पीएच मान और धमनी में कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है सामान्यतः। ठीक है, याद रखना है इसको। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो इसमें से देखिए वास्तविक रूप से जो मछली है ना ये कौन सा है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हॉर्स। ठीक है, सी हॉर्स जो है यह एक वास्तविक मछली होती है। चलिए बाकी देखिए स्टार फिश जो है, स्टार फिश ये आता है आपका इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत। उसके बाद जेली फिश जो है यह सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है। और डॉग फिश जो है यह क्या है? तो फ्रेंड्स यह एक जो है उपास्थि मीन है। वास्तविक मछली इसमें से सी हॉर्स होगा। उसको चलिए 22 नंबर कर लेंगे। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर है कि जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किसने किया था जंपिंग जीन का? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बारबरा मैक्लिंगटॉक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा के अनुसार सही क्रम इसमें से क्या है? तो देखिए सही क्रम जो है मात्रा के अनुसार ऑक्सीजन, फिर उससे कम कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन और फिर कैल्शियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन लगभग 65% पाया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन से संबंधित सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे ये सभी पादप हार्मोन दिया गया है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ एथिलीन और फ्लोरोजिन्स। ठीक है, फ्लोरोजिन्स भी होता है, फ्लोरो यहाँ हाफ लिख दीजिए, फ्लोरोजिन्स। फ्लोरोजिन्स ये जो है पादप हार्मोन्स है। फ्लोरोजिन्स होता है ये फूलों के खिलाने में सहायक होता है, फूल जो खिलते हैं ना यह खिलाने में उसको सहायक होता है। एथिलीन फलों के पकाने में सहायक होता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर देखिएगा ऑक्सिन जो है ना यह फल पकाने में नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि एथिलीन जो होता है ये फलों के पकाने में सहायक हार्मोन होता है। अच्छा ऑक्सिन का खोज किसने किया था? तो ऑक्सिन का खोज जो है किसने किया था? डार्विन ने किया था। और ऑक्सिन का जो कार्य होता है यह क्या है? तो यह वृद्धिवर्धक होता है, पत्तियों का विगलन को रोकता है, खरपतवार को नष्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। चलो उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे इसमें जितने भी विटामिन दिए गए हैं ये सभी के सभी इनका जो है सही यहाँ पर रासायनिक नाम भी दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी सुमेलित हैं और सुमेलित नहीं पूछा गया है। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 करा दिया था। नया वाला घटना चक्र, बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास मैंने करा दिया है, एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट कराया है, बहुत सारे वीडियो मैंने कराया है बीपीएससी के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देखिएगा। रासायनिक परिवर्तन में शामिल है, तो बताइए राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति, रासायनिक जब भी कोई परिवर्तन होगा तो उसमें ऊर्जा मुक्त तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये वाला जो है इसमें शामिल होता है। ठीक है, चलिए हमेशा शामिल होता है इसमें। उसके बाद देखिएगा कि जंग एक मिश्रण है, रस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ, तो ये किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स Fe2O3 और FeOH का होल 3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
जंग जो होता है ये आयरन के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर देखिए आयरन का ऑक्साइड है और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड दिया गया है। उसके बाद देखिए स्मॉग जो है किसका उदाहरण है, तो स्मॉग जो है यह हवा में बिखरा धुआं और पानी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन क्लास 2 लीवर का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा व्हील बैरो। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो देखिए इसमें विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो दिया गया है ना, इसमें समुद्री जल है। समुद्री जल में क्या पाया जाता है, तो समुद्री जल में जो है फ्रेंड्स खनिज लौंग पाया जाता है। आसुत जल या आश्वित जल आपने पढ़ा होगा, आसुत जल, आसुत जल में जो है लवण नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए समुद्री जल जो होता है ना ये सर्वोत्तम विद्युत का चालक होता है। 3 इडियट आपने देखा होगा ना, नमक युक्त जो जल है वो विद्युत का चालक होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद वहाँ पर जो स्पून लगा के जो वहाँ पर जो रैगिंग हो रही है कॉलेज में, वहाँ पर आपने देखा होगा चम्मच का इस्तेमाल किया गया था। और आमिर खान जब पहली बार हॉस्टल में आए थे तो इसी से आप पकड़ सकते थे। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात, अब देखिए 31 से लेकर के फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ पर 40 तक जो है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। चलिए आइए 41 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य जो है कौन बन गया है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, देखिए महाराष्ट्र भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संस्था के माध्यम से व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से, ठीक है सॉरी संस्था नहीं संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, इसको जो है फ्रेंड्स विकसित किया है। राइट आंसर इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज किस देश में बनाया गया है। तो ये बनाया गया है कहाँ पर, वियतनाम में। कहाँ पर बनाया गया है, तो वियतनाम में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के पहले ग्रीन फील्ड एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स ये किया गया कहाँ पर, पूर्णिया में। ठीक है, और देखिए इसका उद्घाटन जो किया था ये किसने किया था, तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। और नीतीश कुमार जी अभी 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली जो इनका जो टाइअप हुआ है आपका आरजेडी के साथ, तो 8वीं बार ये बने हैं। पहली बार ये सन 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर इसका पूर्णिया हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में WTA के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ किया जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा। ठीक है, WTO के बारे में जान लीजिए। वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो नगोजी अंकोजो इवेला। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ नगोजी अंकोजो इवेला, और ये नाइजीरिया की हैं और ये पहली महिला महानिदेशक बनी है WTO की। ठीक है, WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और हाल ही में WTO से संबंधित एक करंट अफेयर याद रखना है कि हाल ही में जो है भारतीय अधिकारी अनवर हुसैन शेख, भारतीय अधिकारी हैं अनवर हुसैन शेख, ये WTO समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका जिनेवा हो जाएगा। उसके बाद एक अगला प्रश्न है कि विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम क्या है। 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है और इसका थीम पूछा गया है। तो इसका थीम जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो ये बेंगलुरु में हुआ है। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुआ था, तो ये उड़ीसा में हुआ था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बेंगलुरु का श्री कांतिरावा स्टेडियम, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला है कि हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड्स ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि बाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है। तो फ्रेंड्स ये जीता है किसने, हरियाणा ने। हरियाणा ने फाइनल में तमिलनाडु को हराया है। ठीक है, याद रखेंगे किसको हराया है,
तमिलनाडु। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो फ्रेंड्स ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। उसके बाद देखिए हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कथित कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो ये अभियान है ऑपरेशन उपलब्ध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अच्छा फरवरी 2022 में आरपीएफ जो है, आरपीएफ द्वारा ऑपरेशन आहट नाम से जो है, ध्यान रखेंगे, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। तो इसको भी याद रखेंगे, ऑपरेशन आहट। ठीक है, और ऑपरेशन उपलब्ध जो है ये कालाबाजारी रोकने के लिए है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो ये शुरू किया है किसने? तो श्रम मंत्रालय ने। ठीक है, याद रखेंगे, श्रम मंत्रालय ने जो है शुरू किया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया गया है? याद रखेंगे, ये किया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ से है। देखिए 55 कह रहा है कि हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो आपको पता है कि शेन वॉर्न कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। अच्छा, हाल ही में अभी एंड्रू साइमंस का भी निधन हुआ है। एंड्रू साइमंस भी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। ठीक है, इनको भी याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर, तो राइट आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम क्या है? कवच है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम कवच है। भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया के तहत निर्मित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच का सिकंदराबाद में सफल परीक्षण किया है। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? पहला राज्य है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड, राइट आंसर इसका हो जाएगा केरला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो पहली बार किसने जीता है? तो हैदराबाद एफसी ने जीता है। ठीक है, हैदराबाद एफसी ने जो है जीता है। और जो मुकाबला हुआ था फाइनल में, इसमें इसने केलर ब्लास्टर को हराया था। ठीक है, तो ये आपका हैदराबाद हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कितने करोड़ का बजट पेश किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एडजेक्ट ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये फ्रेंड्स कितना है? 9.2% है। ठीक है, और संशोधित अनुमान अगर 2020-21 में पूछेगा संशोधित अनुमान, तो ये -7.3% हो जाएगा। और 2021-22 का अग्रिम अनुमान अगर पूछेगा तो +9.2% हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 9.2% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत और बांग्लादेश ने किस तिथि को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर के दिन। ठीक है, चलिए देखिए 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दिया था एक देश के रूप में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में खबरों में रहा बखीरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य आपको पता है गुजरात में है। आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर इनको रामसर साइट घोषित किया गया था। फिर ठीक है, चलिए तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और खिजड़िया जो है यह कहाँ पर है? गुजरात में है। चलो उसके बाद 62 के बाद 63 करेंगे कि निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर? तो देखिए अगर हम बात करें इसमें से सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुख्य आर्थिक सलाहकार के विजय राघवन। ठीक है, वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। ठीक है, याद रखेंगे अनंत नागेश्वरन है, ये वाला गलत है। बाकी देखिए बाकी सभी जो हैं सही दिया गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा कि 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया, तो स्पेन के मैड्रिड में इसका आयोजन किया गया था जून में। तो स्पेन हो जाएगा, शहर पूछेगा तो मैड्रिड। इसकी राजधानी है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म होता है। नाटो की स्थापना जो है ये 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये जारी कौन करता है, तो ये जारी करता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। और पिछले वर्ष 139वें नंबर पर भारत था। ठीक है, 139वें नंबर पर पिछले वर्ष, और इस वर्ष भारत 136वां नंबर पर है। पहले स्थान पर एज यूजुअल फिनलैंड अभी भी बरकरार है कई सालों से। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 30वां ब्याज सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे प्रदान किया गया। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, 30वां पूछा गया, तो 30वां जो दिया गया था प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया था। उनकी उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए शरद पगारे को, ऑप्शन में शरद पगारे नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अच्छा, 31वां जो ब्याज सम्मान दिया गया है ये किसको दिया गया है, तो असगर वजाहत को दिया गया है। असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया है 31वां। ठीक है, तो यहाँ पर 30वां पूछा गया है, तो शरद पगारे ऑप्शन में नहीं है, ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिए हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है, तो इसका राइट आंसर कनाडा हो जाएगा। ठीक है, कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को जो है टोक्यो पैरालंपिक पूछा गया है, तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे ये भी आपको याद रखना है। तो टोटल इन्होंने कितने मेडल जीते थे, तो 19 मेडल जीते थे। ठीक है, ये बीपीएससी का जो 8 मई के दिन पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक। ठीक है, तो 8 5 13 6 19 और 24वां स्थान रहा था। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा था, तो भारत का स्थान उसमें रहा था 48वां। ठीक है, भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे। 7 मेडल में 1 स्वर्ण था, 2 रजत था और 4 कांस्य था। ठीक है, चलिए इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना पारित की है, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो यह राज्य कौन सा है, यह राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है, तो सफल परीक्षण जो है यह किसने किया है, तो राइट आंसर इसके क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो बख्त खां ने किया था सैन्य नेतृत्व। ठीक है, याद रखेंगे बख्त खां हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, और इसके नेता कौन थे दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था, तो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह द्वितीय, लेकिन सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा उसके बाद देखिएगा यहाँ से है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन पूछा गया है। तो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स, तो ये आपका कोलकाता में हुआ था 1886 में। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम सिख राजा था। अंतिम सिख राजा दलीप सिंह थे। कौन थे, दलीप सिंह थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 1849 में जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पंजाब पर अधिकार करने के बाद राजा दलीप सिंह को शिक्षा ग्रहण करने के लिए 5 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर के इंग्लैंड भेज दिया गया था। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो ये 1859-60 के दौरान हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच को। ठीक है, वुड डिस्पैच याद रखेंगे। 1854 में जो है यह 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा की व्यापक स्तर पर रूपरेखा तैयार की गई थी। और देखिए इसी को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच लागू हुआ था किसके समय में, तो डलहौजी के समय में। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि बंगाल विभाजन के संदर्भ में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है, तो ये कहा था किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित गदर का प्रथम अंक जो है निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था,
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यह भाषा था उर्दू, ठीक है, उर्दू में जो है यह प्रकाशित हुआ था। अच्छा, गदर पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1913 में जो है, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में जो है लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री थे और काशीराम इसके कोषाध्यक्ष थे। चलिए, ये उर्दू हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए, क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बी.डी. सावरकर ने किया था, 1904 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था और लॉर्ड रीडिंग जो था उस समय वायसराय था। चलो, उसके बाद देखिए, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री, ये आपको भी पता होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस आंदोलन के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? तो ये आपका स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इसी के दौरान। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो इसका आरंभ जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं है, एक से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि थी एक्चुअली, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था, ठीक है। राइट आंसर इसका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि इल्बर्ट बिल किस वर्ष लाया गया था? इल्बर्ट बिल जो है ये 1883 में लाया गया था, ऑप्शन नंबर इसका आपका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1883 में लाया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, इल्बर्ट बिल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला क्वेश्चन है, और शायद उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। सही, क्या मैं सही बता रहा हूँ? एक बार कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 86। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित मुकदमों में से कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना हुई थी? तो सबसे बाद वाली जो घटना है ना इसमें से, ये आपका मेरठ मुकदमा हो जाएगा। मेरठ मुकदमा 1929 में सबसे बाद में यह हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87 कर लेंगे अब। देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? तो ये आपको पता है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में किया था, ठीक है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 88 कर लेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पर देखेंगे जयप्रकाश नारायण राइट आंसर हो जाएगा। दरअसल ये 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्हें ख्याति प्राप्त हुई थी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 89 नंबर कि किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 90 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन सा क्षेत्र अपने सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम के लिए प्रसिद्ध था? तो ये बिहार था, ठीक है। बिहार में सर्वोत्तम सोरा और अफीम का पाया जाता था और यहीं पर जो है यूरोपवासी व्यापार करते थे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल किराएदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 में, ठीक है। बंगाल और बिहार टेनेंसी एक्ट जो है यह 1885 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल स्थित राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत किसके निर्देशन में किया गया था? तो ये सरदार नित्यानंद के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 94 नंबर कि मैकाले के प्रस्ताव के आधार पर बिहार में किस स्थान पर सर्वप्रथम एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था आपका कहाँ पर? पटना में किया गया था, ठीक है। पटना में किया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 95 कर लेंगे। हाँ, 95 कर लेंगे। यहाँ पर है 95 नंबर। कह रहा है कि मराठा कालीन अधिकारी मजूमदार संबंधित था।
तो ये आय और व्यय का निरीक्षक होता था, ठीक है, आय व्यय का निरीक्षक होता था। चलो उसके बाद देख लीजिएगा कि साइबेरिया का एक विरल सारस का मुगल कालीन चित्र निम्नलिखित में से किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया था किसने? तो उस्ताद मंसूर ने बनाया था, ठीक है, उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार का चित्रकार था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, और यह पशु पक्षी के चित्र का विशेषज्ञ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो आपको याद होगा कि कालिंजर के किला को जीतते समय जो उक्का नामक जो आग्नेय था, इसको चलाने से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कालिंजर। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए हैं? तो ये किसने किया है फ्रेंड्स? बताइए राइट आंसर। फिरोज शाह तुगलक ने किया है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव था, ये आपको भी पता है, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी को देवगिरी ले गया था दिल्ली से, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए पृथ्वीराज रासो के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो हैं ये चंद्रवरदाई हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो उसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मेसोपोटामियाई जो अब रिकॉर्ड हैं इसमें उल्लेख हुआ है किसका? तो यह आपका मेलुहा हो जाएगा, ठीक है, मेलुहा हो जाएगा। मेलुहा की पहचान सिंध प्रदेश के रूप में हुई है। चलिए उसके बाद 102 नंबर देख लीजिए। देखिए 102 नंबर है कि वैदिक काल में वज्रपति शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था किसके लिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चारागाह भूमि कर अधिकारी के रूप में, ठीक है। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए 103 नंबर क्वेश्चन है कि महाविभाष सूत्र की रचना किस बौद्ध संगति के दौरान की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान। कहाँ हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ हो जाएगा राइट आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? बताइए। इसमें से एक तरफ जो है महाजनपद दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी गई है। तो देखिए वत्स का जो था ये कहाँ पर था? बताइए राइट आंसर। सॉरी यहाँ पर मिलान नहीं है, सही सुमेलित नहीं है पूछा गया। तो चूंकि इसमें से देखिए सभी का मिलान सही दिएगा। वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, शूरसेन, मथुरा, गांधार, तक्षशिला। तो नहीं पूछा गया तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 105 नंबर है कि सेंड्रकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में निम्न में से किसने किया है? तो ये आपको भी पता होगा, विलियम जोन्स ने किया है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? तो गुप्त वंश के शासक ने किया था। इनका नाम है कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। चलिए गुप्त हो जाएगा राइट आंसर। विक्रमशिला पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे 107 नंबर। तो देखिए 107 नंबर क्वेश्चन यहाँ है कि नंद वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो नंद वंश की समाप्ति के बाद मगध पर जो है मौर्य वंश का शासन हुआ था, क्योंकि नंद वंश का आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेंसवांग ने अपनी यात्रा के दौरान किस प्राचीन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का अंतिम अफगान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये दाऊद खां कारवानी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद आगे पूछा गया है कि गुप्त काल में कृषि भूमि माप के लिए प्रयुक्त पैमाना निम्न में से कौन सा था? तो ये पैमाना जो था ये कौन सा था, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये सभी थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ये सभी थे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे उर्वरक उत्पादन बादामी क्रांति नहीं होगा, उर्वरक उत्पादन जो है ये भूरी क्रांति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। गोविंदा राजालू चिंताला इसके चेयरपर्सन हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में है। उसके बाद देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आप सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा कि यह जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर जारी की जाती है, सही है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन समिति ने यह सिफारिश की थी कि एमएसपी औसत उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए, ये भी सही है।
एमएसपी भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है, ये भी सही है। एमएसपी के निर्धारण में मुख्य भूमिका उत्पादन लागत की होती है, ये भी सही है। तो सभी के सभी सही हैं और प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो चूंकि सभी सही हैं इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है 114 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी कार्य जो हैं ये केंद्रीय बैंक के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा गया तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है, तो इनमें जो अंतर होता है वो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर इसका। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को किया था और शुरुआत इसके 28 अगस्त 2014 से हो गई। ठीक है, चलिए याद रखेंगे ये। उसके बाद देखिए किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हुई, तो ये आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना था। इसका कार्यकाल 1961 से लेकर के 1966 तक रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय अधिनियम की जगह पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा को कब लागू किया गया था, तो फेमा लागू हुआ है 1 जून सन 2000 से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आईडीए को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, तो ये जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह उड़ीसा में है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, तो ये आपने याद भी होगा, ये ग्रेशम का नियम कहलाता है। चलिए उसके बाद 122 नंबर देखिएगा, यहाँ से है 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स देखिए ये मनाया जाता है पीसी महालनोबिस का, जो पीसी महालनोबिस थे सांख्यिकी विद प्रसिद्ध भारत के, उन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है 29 जून के दिन। उसके बाद देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने किस देश से सर्वाधिक एफडीआई जो है प्राप्त किया है, तो एफडीआई सर्वाधिक सिंगापुर से प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बजट 2022-23 में चर्चा में रहा पर्वतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो पर्वतमाला परियोजना जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे के विकास के से लेकर के संबंधित है। ठीक है, पर्वतमाला योजना, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे का विकास। उसके बाद देखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा बजट 2022-23 में किस वर्ष तक सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो ये किया गया है 2025 तक। ठीक है, 2025 तक किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, तो ये आपको याद होगा 1909 का मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में कौन सा सुमेलित है, यहाँ सुमेलित है आपसे पूछा गया है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो देखिए पूछा गया कौन सा सुमेलित है, तो चलिए एक एक करके मिला लेते हैं। देखिए विधि का शासन जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये गलत हो गया, अमेरिका से नहीं लिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति जो है ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया और समानता और बंधुता फ्रांस की संविधान से लिया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 और 4। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिया गया है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 129 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है, तो ये सभी जो है 21 के हिस्सा हैं। ठीक है, तो नहीं पूछा गया है तो इसीलिए ऑप्शन में ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, चूँकि सभी अनुच्छेद 21 के हिस्सा हैं। ठीक है, अनुच्छेद 21 के हिस्सा है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये तो यहाँ पर पहले सभी ऑप्शन को मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें से गलत कथन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति एक अध्यादेश तब जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों में किसी सत्र एक का सत्र चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 123 अनुच्छेद में है अध्यादेश। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 131 नंबर। देखिए 131 नंबर है, यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग जो है बात करें तो 61 में है, क्षमादान की शक्ति जो है ये 72 में है, महान न्यायवादी की जिक्र आर्टिकल 76 में है, और आपका ये
आर्टिकल 85 में। तो बिल्कुल ये क्रम से है, पहला का ये, दूसरा का बी, तीसरा का सी और चौथा का डी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 132 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या होती है? दोहरी कार्यपालिका, बहुमत के एक दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का संतुलन। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? शक्तियों का पृथक्करण जो है ये अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषता है, न कि संसदीय प्रणाली की। उसके बाद देखिए विधानसभा में सीटों के अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम जो है ये 500 होती है और न्यूनतम जो होगी 60 होगी। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 134 नंबर यहां से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों जो पहले पूरी हो जाए पद धारण कर सकते हैं उस वक्त तक। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर 6 वर्ष की अवधि और 62 नहीं 65 वर्ष होगा। तो इसलिए ये वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी सही कथन दिया गया है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 तक में है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है इनकी संख्या। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे, बाकी सही दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों के पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सम्मति के लिए भेजा जाता है? तो अनुच्छेद 111 है। ठीक है, अनुच्छेद 111 है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन जो है यहाँ पूछा गया है कि सही नहीं है, बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी कथन आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे सी हो जाएगा। समितियाँ केवल सदन के एक अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए कौन सा कथन जो है इसमें से पूछा गया है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्या पूछा गया था, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। धन विधेयक के संबंध में पूछा गया है, तो सभी ऑप्शन को पढ़िएगा, राइट आंसर बताइए। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो सभी के सभी सत्य दिया गया है। ठीक है, जितने भी दिया गया है सारा का सारा सत्य है। ठीक है, तो धन विधेयक का आपको पता भी है, धन विधेयक किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, तो उपरोक्त में से पूछा गया है कि कौन सा असत्य है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है असत्य है, क्योंकि सभी सत्य हैं इसीलिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो इसमें से समवर्ती सूची में शामिल जो नहीं, ये प्रतिरक्षा नहीं है। ठीक है, प्रतिरक्षा संघ सूची का विषय है, बाकी सभी समवर्ती सूची में है। निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से अगर हम सुमेलित की बात करें तो 5वीं अनुसूची जो है, 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और जो है जनजातीय क्षेत्र का प्रसारण, ये जो है ये वाला कथन जो है सही नहीं है। देखिए इसमें कौन कौन से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जो ये 6ठी अनुसूची में। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 140 कर लेंगे। यहाँ से है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्न में से कौन करेगा। तो ऑब्वियसली लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। उसके बाद देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है। तो सैंडल पीक है और यह जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा। नहीं पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल एक ऋतु होगी। ठीक है, देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है और यदि पृथ्वी की दैनिक गति होती है तभी तो पृथ्वी घूमता है, तो दैनिक गति होती है, इसको परिभ्रमण गति कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, केवल ऋतु एक होगी। ऋतु जो होता है ना, ये इसका परिणाम नहीं, ये वार्षिक गति के कारण होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे दिफू दारा जो है ये मणिपुर में गलत दिया गया है। दिफू दारा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दारा जो है, तुजू दारा ये मणिपुर में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दुलहस्ती परियोजना जो है ये झेलम नदी पर जो है नहीं है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। ठीक है, चिनाब नदी की जो सहायक नदी है चंद्रा नदी, उसी पर है। तो कहीं कहीं चिनाब भी दिया रहता है, चंद्रा नदी भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखिए अरल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है।
तो अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है इसमें से। तो देखिए फ्रेंड्स, डोबार संधि जो है इसमें से, डोबार जल संधि, ये भूमध्य सागर और इंग्लिश चैनल, ये गलत दिया गया है। देखिए ये जो है आपका कौन सा, डोबर जल संधि। तो डोबर जल संधि जो है यह किसके मध्य है, तो यह यूके को फ्रांस से अलग करती है, ठीक है, और यह जो है उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। तो ये वाला गलत दिया गया, बाकी सभी सुमेलित दिया गया, ठीक है। चलिए उसके बाद 147 नंबर कर लेंगे। 147 नंबर यहाँ से है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए उपरोक्त में से सभी के सभी जो है यहाँ पर सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। सभी, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पुछताछ हंगरी। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि इसमें से आपका सुमेलित करना है। तो ओमान जो है, ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगा, ठीक है। वियतनाम की हनोई होता है, फिजी का सुआ राजधानी है, और फिलीपींस का मनीला। 4 3 2 1 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर बता दीजिए, तब तक मैं आपको मैथ का आंसर बता देता हूँ, ठीक है। 150 नंबर देख लीजिए, इसके बाद मैथ बता देता हूँ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है। तो ये चूंकि सभी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं मैथ वाले सेक्शन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 40 तक में मैथ है। देखिए 31 से 40 तक में मैथ है, तो राइट आंसर इसका 60 हो जाएगा। उसके बाद 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 2/3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे 33 नंबर। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ये आपका 7 हो जाएगा। 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 24 और 96 हो जाएगा। 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 18 हो जाएगा। 36 का यहाँ पर जो अगला टर्म होगा वो आपको बताना है, तो 25 53 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 37 का करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये 8 हो जाएगा। 38 का यहाँ पर देखिए, 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, ठीक है। और 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, तो √/π/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड्स। और 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका x + 5/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।